जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, हम आपके सामने लेकर आए हैं ट्रांसफर की पॉलिसी यानी स्थानांतरण की नीति जो आ गई है। हाल ही में 29 अप्रैल 2025 को आ गई है स्थानांतरण की नीति। इस नीति के तहत अब मध्य प्रदेश का कोई भी शासकीय कर्मचारी अपनी मनचाही जगह पर जा सकेगा, कुछ नियम और शर्तों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यह पॉलिसी आई है 2022 के बाद। इसके पहले विस्तृत जो पॉलिसी आई थी वो 2022 में आई थी, सितंबर 2022 में। उसके बाद 2023 में आई थी, हाँ, मतलब शॉर्ट उसमें आई थी, लेकिन अब आई है, विस्तृत रूप से आई है 2025 में। ठीक है, काफी लोगों ने चुनाव के समय इंतजार किया, चुनाव में नहीं आई, चुनाव के बाद भी नहीं आई, जनवरी में इंतजार किया, मार्च में इंतजार किया, अभी आई है मई में। ठीक है, तो ये आ गई आपकी पॉलिसी। इसके पहले ये पॉलिसी आई थी 24 जून 2021 को। सारी पॉलिसी लगभग सेम है, इसमें आपको ज्यादा नहीं ध्यान देना, आपको केवल ये ध्यान देना, ये देखिए ये पॉलिसी के मेन मेन पॉइंट्स है। ठीक है, कितनी पॉलिसी, कितने ट्रांसफर हो सकेंगे, कितने प्रतिशत हो सकेंगे, सिर्फ कुछ नई चीजें वो हम आपको एक बार बता देते हैं इसमें। ये जैसे कि पिछली बार की जो 21 की पॉलिसी थी उसमें, एक मिनट कहाँ चला गया, ये देखिए, एक मिनट जरा, कहाँ चले गए भाई साहब ये। ठीक है, पिछली बार इस तरीके के 3 स्लॉट थे। 200 तक यदि किसी कोई विभाग के कर्मचारी हैं तो 20%, 201 से 2000 है तो 10%, और 2000 से अधिक है तो 5% स्थानांतरण किए जा सकते थे। ठीक है, इस बार 4 स्लॉट कर दिए हैं। ये पॉलिसी जो आईएएस हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, न्यायिक सेवा जुडिशियल कोई अधिकारी हैं, या कोई मंत्रालय के अधिकारी या कर्मचारी हैं, उन पर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। ठीक है, मतलब पिछली बार भी लागू नहीं थी, इस बार भी लागू नहीं है। इसके अलावा कोई यदि अलग से पॉलिसी में कोई चीज चाहिए है तो विभाग अलग से शासन को बताएगा, शासन उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाएगी। और इस पॉलिसी के तहत यदि कोई भी स्थानांतरण आपको नहीं चाहिए है, या स्थानांतरण इसके अतिरिक्त आप किसी श्रेणी में नहीं आते हैं, आपको अलग से स्थानांतरण कराना है, तो आप सीएम समन्वय के माध्यम से स्थानांतरण हो सकेंगे। ठीक है, ये बेसिक सी पिछली बार की बात थी। और ये जो अवधि है ये ट्रांसफर अवधि कहलाती है। ट्रांसफर अवधि के दौरान जो सारे प्रतिबंध होते हैं स्थानांतरण से वो शिथिल हो जाते हैं। उसके अलावा बाकी के जो पूरा साल होता है वो प्रतिबंध अवधि कहलाती है, यानी कि प्रोहिबिट पीरियड, यानी कि उस दौरान कोई भी स्थानांतरण नहीं होंगे। यदि होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय से या उनके अनुमोदन उपरांत ही कोई स्थानांतरण हो सकेगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी। इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 2022 में पॉलिसी आई थी। 2022 की पॉलिसी कहती है कि जो 2021 में पॉलिसी आई थी वो यथास्थिति लागू होगी, और जो स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू था, ठीक है, सितंबर में, और उसके बाद जो राज्य शासन ने 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर तक इस अवधि में प्रतिबंध को शिथिल किया है। ठीक है, और शिथिल करने के बाद जो 24 जून का स्थानांतरण नीति थी वो एज इट इज पूरी की पूरी लागू होगी। ठीक है, बाकी पूरी पॉलिसी वही थी। तो ये सिंपल सी बात थी 2021 और 2022 की पॉलिसी की हमने बात की। अब हम बात करते हैं जो जनवरी में आई थी प्रतिबंध अवधि वाली, जो हमने अभी आपको बताया विस्तृत रूप से कि यदि कोई प्रतिबंध अवधि है, प्रतिबंध अवधि यानी कि कोई टाइम पीरियड है जिसमें ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे हमने अभी बात की आपसे कि अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ट्रांसफर पॉलिसी का टाइम पीरियड है। इसके अलावा बाकी का जो साल की 11 महीने होंगे उस टाइम पीरियड पे कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। यदि होगा तो केवल इन कंडीशंस पे होगा। कौन सा? कि उस व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो, कैंसर, लकवा, हार्ट से संबंधित, लकवा से संबंधित, ठीक है, या कोई अन्य तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर, कोई न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में, कोई न्यायालय ने निर्णय दे दिया, रिट पिटीशन पे कोई आदेश आ गया, या कोई पर्सनल केस पे किसी के हियरिंग पे आया है, तो ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जा सकेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए, कोई डी लंबित ना हो तब। शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत हो, किसी की अनियमितता हो, कोई गंभीर लापरवाही हो, या सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत कोई उल्लंघन किया उसने, ठीक है, कोई लोकायुक्त की कार्यवाही पे बाधा आ रही हो उस व्यक्ति के वहां रहने से, तो उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा। निलंबन करने पर, त्याग पत्र पर, सेवानिवृत्ति पर, या किसी मृत्यु, किसी की शासकीय सेवक के निधन पे यदि कोई पद रिक्त होता है उस कंडीशन में वहां पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। ठीक है, तो यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक कारण से यदि कोई स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाएगा तो उस स्थान से स्थानांतरण कर दूसरे स्थान पर पदस्थापना जो की जाएगी वो रिक्तियों का प्रतिशत नॉर्मल कंडीशंस पे सेम होना चाहिए, यानी कि कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए पॉलिसी की। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात थी जो अभी आई थी जनवरी 2025 में। ठीक है, अब इसके बाद आई है ट्रांसफर पॉलिसी हमारी 2000 अप्रैल की। इसके पहले हम एक बार समझ लें। हाँ, तो हम ये कह रहे थे
कि आप पहले स्थानांतरण समझ लें। स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, स्थान का अंतरण यानी स्थान का बदलना। जहां आप काम कर रहे हैं उस काम को जिस स्थल पर आप कर रहे हैं उस स्थल पर उसका स्थानांतरण यानी कि अपनी सुविधा अनुसार या प्रशासन की सुविधा अनुसार आपके स्थान का परिवर्तन किया जाना, कार्यस्थल का परिवर्तन किया जाना आपका स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वयं के व्यय पर, दूसरा होता है प्रशासनिक। प्रशासनिक मतलब कि शासन अपनी आवश्यकता अनुसार, आपकी योग्यता अनुसार, आपकी शिकायत के आधार पर, आपके कार्यशैली, कार्य की प्रतिभा के आधार पर, आपकी लापरवाहियों के आधार पर आपका स्थानांतरण जहां आप अभी पदस्थ हैं वर्तमान पदस्थापना से उठाकर अन्य आवश्यकता अनुसार, नियम अनुसार या जैसा कि चाहा गया होगा, कहा गया होगा, आदेश आया होगा उस अनुसार आपका स्थानांतरण कर सकता है। वो है होता है प्रशासनिक, जब गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन अपने आधार पर, अपने मत अनुसार, अपने अनुमोदन अनुसार स्थानांतरण करता है। ये स्थानांतरण कब होते हैं? यदि शासन को मान लीजिए कहीं पर जैसे कि ऑफिस में किसी जेडीओ की जरूरत है, ठीक है, और जो जेडीओ है वो तहसील में पदस्थ है। अब शासन को ऑफिस में या जिला मुख्यालय में जेडीओ चाहिए, तो शासन उठाकर जो सरकार, जो जिला है, जिला की जो कार्यालय है वो उठाकर उनको तहसील से उठाकर जिला में पदस्थ कर सकते हैं। कोई राजस्व निरीक्षक हैं, कोई ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, कोई बीआरसीज हैं, ठीक है, या किसी अन्य विभाग के भृत्य हैं, कोई भी कर्मचारी हैं जिनकी आवश्यकता किसी और जगह पर ज्यादा है, उस जगह पर मान लो नहीं है, किसी जगह पर 2 भृत्य हैं किसी कार्यालय में और किसी जगह पर एक भी नहीं है, तो आवश्यकता अनुसार 2 में से किसी एक व्यक्ति को उठाकर वहां पर पदस्थ किया जा सकता है। ये होता है प्रशासनिक। प्रशासन चाह रहा है कि हमको यहाँ पर इसकी आवश्यकता ज्यादा है। जैसे कि अभी आप देखेंगे इस अवधि में या इस अवधि के 10 दिन पहले या इस अवधि के आने के 5 दिन के अंदर हर विभाग से ऐसे कर्मचारियों की सूची मांग ली जाती है जो परेशान कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, या जो कोई अधिकारी चाहते हैं कि भाई इसका स्थानांतरण यहाँ से करवा दिया जाए, इसके कारण काम करने में दुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो उस तरीके की एक सूची चली जाती है जिसको जिला मुख्यालय में प्रतिशत का ध्यान रखते हुए, सभी का नियम का पालन करते हुए अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, जिसको अनुमोदन उपरांत स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये होती बहुत बेसिक सी बात, ठीक है, यानी कि वहां पर हम स्थानांतरण करते हैं प्रशासनिक आधार पे। दूसरा आ जाता है जिसको जिसको हम इंपॉर्टेंट कहते हैं, वो होता है स्वयं के व्यय पर। अब स्वयं के व्यय पर का मतलब होता है हम स्थानांतरण कराना चाहते हैं, हम ट्रांसफर कराना चाहते हैं, हम जिस जिले में पदस्थ हैं, जिस तहसील में पदस्थ हैं, जिस कार्यालय में पदस्थ हैं, यहाँ से हम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने माता पिता पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने परिवार पे, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रहे, या हमें कोई गंभीर बीमारी है, हम इतनी दूर आकर या इस जगह पर नौकरी कर पाने में असमर्थ है। इस तरीके के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, है ना, जिसके कारण, या व्यक्तिगत है, अब हमको नहीं करना है यहाँ पर काम, हमने सीख लिया, अब यहाँ पर स्टैग्नेंसी आ गई है, कांस्टेंट हो गया है, मोनोपोली आ गई है, अब हमको चीजों को थोड़ा सा नया ग्रोथ चाहिए, नया कुछ सीखना है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग पहले ग्रामीण अंचलों में सेवा दे रहे थे, अब वो जो है नगरीय निकायों में सेवा देना चाहते हैं, है ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, बच्चों के साथ बाहर रहकर पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके से परिवार को ध्यान में रखते हुए, या माता पिता वृद्ध है, उनके उपचार हेतु ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में सही उपचार नहीं मिल पा रहा था, तो वो उनको ऐसी जगह पर स्थानांतरित करा के उनका उपचार कराना चाहते हैं जहां से उनको परिवार पालने में, स्वास्थ्य के बेसिस पे, शिक्षा के स्तर पे अच्छी सुविधा मिल सके। तो वहां पर हम स्थानांतरित करवाना चाहते हैं। स्थानांतरित होता है एक सिंपल, स्वयं के व्यय पर हमने आवेदन दिया, हमको इस जिले से उस जिले पर जाना है, बस। दूसरा होता है परस्पर। परस्पर यानी कि उस जिले में, उस तहसील में, उस कार्यालय में वो व्यक्ति हमारी जगह पर आना चाहता है और हम उसकी जगह पर जाना चाहते हैं। तो ये 2 तरीके के स्थानांतरण होते हैं, एक परस्पर और एक स्वयं के व्यय पर एकल। यानी कि खुद का हम जा रहे हैं, वहां से कौन आएगा कौन नहीं आएगा हमें नहीं पता, हाँ वहां रिक्त पद होना चाहिए, बस। ये 2 प्रकार के आवेदन होते हैं, या 2 प्रकार के स्थानांतरण होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात हमने आपको बताई स्थानांतरण की। इसमें प्रोसीजर वही है, एक आपको ऑफलाइन आवेदन बनाना है, उस ऑफलाइन आवेदन को, आवेदन के हम सारे फॉर्मेट आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे और गूगल ड्राइव पे हम आपको भेज देंगे। सारे नियम, जितनी पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं, प्लस उस आवेदन की वर्ड फाइल भी हम आपको गूगल ड्राइव पे दे देंगे, ताकि आप इजीली एक्सेस करके अपने हिसाब से एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट करके उसका उपयोग कर सके, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी की जो आपके सामने दिख रही है 2025 की। 29 अप्रैल 2025 मध्य प्रदेश शासन का सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र F61/2024-19, यानी कि शासन के समस्त विभागों को, समस्त विभागाध्यक्षों को, समस्त संभागायुक्तों को, समस्त कलेक्टरों को, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2025 लागू की गई है,
ठीक है। इसके तहत वही आप उठाकर देखिए 2021 का जो हमने आपको पत्र दिखाया था, आप उसको गौर से देखेंगे, पूरा पत्र वही का वही है, ठीक है। बस इसमें आप कुछ चीजें थोड़ी बहुत चेंज है, फिर भी हम एक बार इस पॉलिसी को आपको हल्का सा बता देते हैं। इसके बाद ये हम बात कर रहे हैं अभी पहले मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की, इसके बाद हम आप बात करेंगे आपसे पटवारियों के संविलियन की, या जो स्थानांतरण नीति पटवारियों के लिए आ गई है उसके बारे में, ठीक है। तो यह स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, यानी कि सभी जो ऑल इंडियन सर्विसेज हैं उनके अधिकारियों पर, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा जुडिशियल जो सर्विसेज हैं उन पर, उनके अधिकारियों पर, जो राज्य प्रशासनिक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी कर्मचारी हैं, राज्य पुलिस सेवा, स्टेट पुलिस सर्विसेज, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। यानी ये पॉलिसी इनके लिए नहीं है जिनका नाम हमने अभी लिया। दूसरा, यदि कोई विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकता के संबंध में अपने लिए कोई पृथक से स्थानांतरण नीति चाहता है तो वह लिखित में मुख्य प्रावधानों के अनुरूप नीति बनाने के लिए उनके आवेदन करेगा या बताएगा, मार्गदर्शन मांगेगा, तो उनके लिए पृथक से नीति बनाई जा सकेगी। ठीक है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी के तहत स्थानांतरण नहीं कराना चाहता है, या वो इसकी किसी श्रेणी में नहीं आ रहा है और अलग से स्थानांतरण कराना चाहता है, तो वह सीएम समन्वय के माध्यम से ही स्थानांतरण करवा सकेगा, ठीक है। वहीं से वो केवल आदेश प्राप्त कर सकेगा। इसके बाद इसकी अवधि तो बहुत सिंपल है, इसको अच्छे से समझें आप। प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण करने की प्रक्रिया 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के बीच संपन्न की जाएगी। उसके बाद शेष समय पर सामान्य स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेंगे, यानी कि जो 2 जनवरी 2025 का पत्र था, बाकी समय पर केवल वही लागू होगा, जिसकी विशेष कंडिकाएं, विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी स्थानांतरण पॉलिसी का बिंदु क्रमांक 9 के अनुसार उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा, वही जो जनवरी 2025 के पत्र में हमने आपको बताया। तो ये बेसिक सी बात है स्थानांतरण की अवधि और प्रक्रिया वही है कि इस पॉलिसी के तहत यदि कोई जिला संवर्ग का कर्मचारी है तो वह आवेदन देगा कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय उसके जिला के भीतर यदि कोई स्थानांतरण होना है, यानी जिला संवर्ग का कोई कर्मचारी है या राज्य संवर्ग का कोई तृतीय चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और वो जिले के भीतर स्थानांतरण चाहता है, यानी कि वो एक ब्लॉक से एक तहसील से दूसरी तहसील या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफर चाहता है, तो उसको आवेदन देना होगा ऑफलाइन कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय उसके आवेदन को, या जो विभाग प्रमुख है उसके आवेदन को कलेक्टर महोदय को फॉरवर्ड करेंगे। कलेक्टर महोदय के द्वारा उन आवेदनों की सूचीबद्ध तैयार करके प्रभारी मंत्री महोदय से अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, जिनके अनुमोदन उपरांत ही उस व्यक्ति का जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश जारी किए जाएंगे, ठीक है। यदि 50 लोग की सूची भेजी गई और 50 लोगों में मान लीजिए 40 लोग का अनुमोदन कर दिया प्रभारी मंत्री ने, तो जिला प्रमुख जो होंगे, जिलाधिकारी जो होंगे या जो कलेक्टर महोदय होंगे, उनके आदेश, उनके हस्ताक्षर से आदेश जारी होंगे, ठीक है। और जो एक चीज और जो बाद में आप पढ़ेंगे आगे, प्रशासनिक वालों का आदेश अलग से जारी होगा और स्वयं के व्यय पर जो स्थानांतरण है उनके आदेश अलग से जारी होंगे। यदि कोई व्यक्ति, कोई विभाग के कर्मचारी एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं तो उसके लिए विभागाध्यक्ष की या शासकीय उपक्रमों संस्थाओं के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। जो विभागीय जो मंत्री हैं उनका अनुमोदन लगेगा उसमें, ठीक है। उसमें भी कलेक्टर महोदय द्वारा ऊपर भेजा जाएगा, जिसमें विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभाग अध्यक्ष स्थानांतरण कर सकेंगे। यह अवधि 1/4/24 से और हाँ 1/4/24 यानी पिछले साल की 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक यदि किसी व्यक्ति का स्थानांतरण हो चुका है तो वह इसमें दोबारा स्थानांतरण नहीं करवा सकेगा। ये बिल्कुल समझ लीजिए, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बात है। जिस व्यक्ति का इस पूरे 1 साल के टेन्योर में यदि ट्रांसफर हुआ है कहीं पर भी, तो वो दोबारा ट्रांसफर नहीं करा सकता है। यदि उसको ट्रांसफर कराना है तो वो केवल और केवल मुख्यमंत्री के समन्वय से ही हो सकेगा, ठीक है। फिर गृह विभाग के अंतर्गत यदि कोई उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के कोई पुलिस अधिकारीगण है, कर्मचारीगण है, तो उनका स्थानांतरण के संदर्भ में ये गृह विभाग का जो पत्र जारी हुआ था, जिसमें पुलिस स्थापना बोर्ड जिले में पद स्थापना कर सकती है, उसी के तहत इनके ट्रांसफर होंगे, जिसमें प्रभारी मंत्री का परामर्श लगेगा। फिर जो हमने अभी बात की जनवरी 2025 वाला पत्र की प्रतिबंध अवधि, यानी कि जो सामान्य अवधि है उसके अतिरिक्त किसी अवधि में जो ट्रांसफर होंगे साल भर में, वो इस तरीके से होंगे। कौन कौन से? गंभीर बीमारी, न्यायालयीन आदेश के अनुक्रम में, शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत, लापरवाही, ठीक है, या सिविल सेवा आचरण अधिनियम का उल्लंघन, लोकायुक्त की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर, निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या निधन के फलस्वरूप पद रिक्त हो जाने पर,
ठीक है, केवल उन्हीं कंडीशंस पे सामान्य अवधि में स्थानांतरण होंगे। ये अभी शिथिल है, अभी सब चीजें कंसिडर है, इनको भी कंसिडर करेंगे और उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन डी बस नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी डी है तो आपका स्थानांतरण नहीं होगा और ना ही आपको भार मुक्ति होगी। ठीक है, तो परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा अन्य पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण यदि कोई पद रिक्त हो जाता है, किसी का डिलीवरिंग लेट हुई है, किसी का ट्रांसफर लेट हुआ है, तो ठीक है, या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त कोई प्राथमिकता के प्रकरणों में भार साधक सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी किया है, तो उनका ट्रांसफर इस अवधि के अलावा भी हो सकेगा। अब अन्य मुख्य प्रावधान क्या है इस स्थानांतरण नीति? ठीक है, तो इस स्थानांतरण नीति के अन्य मुख्य प्रावधान है कि जिस व्यक्ति का स्थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा, उसके पूर्व विभाग द्वारा पॉलिसी के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाएगा और विभाग अध्यक्ष स्तर से किए गए स्थानांतरणों में विभाग अध्यक्ष का दायित्व होगा कि वो सारे नियमों का पालन करें। यदि कोई व्यक्ति अपना ट्रांसफर कैंसिल कराता है या ट्रांसफर को अपडेट कराता है, सुधरवाता है, तो वह भी स्थानांतरण के अंतर्गत काउंट होगा, यानी ये माना जाएगा उसका स्थानांतरण कर दिया गया है। ठीक है, पिछली बार हमने आपको दिखाया था 3 स्लॉट थे, इस बार 4 स्लॉट हैं। पिछली बार हमने बताया था 2000 से अधिक है तो 5%, इस बार 200 और 2000 के बीच में 10 और 15 का स्लॉट भी दिया गया है। ठीक है, और 200 से 200 तक है तो 20% का स्लॉट तो है ही पहले जैसे। स्थानांतरण के द्वारा यदि कोई पद रिक्त होगा तो रिक्त पदों पर सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में पोस्टिंग की जाएगी और अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरियाज पे पहले पोस्टिंग होगी और उन शेड्यूल्ड एरियाज पे जब 3 साल की अवधि तक कार्य कर लिया जाएगा उसके बाद ही स्थानांतरण किया जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान रखें। फिर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला में की जाएगी और जिले के अंदर डिप्टी कलेक्टरों, संयुक्त कलेक्टर, उनकी जो डिवीजन में पोस्टिंग है वो कलेक्टर महोदय की द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श पर ही किया जाएगा। सेम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदारों के लिए भी है कि कलेक्टर महोदय प्रभारी मंत्री से परामर्श प्राप्त करने के बाद ही उनकी पदस्थापना कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले जो स्थानांतरण है उनके शासकीय सेवकों को पहले स्थानांतरित किया जा सकेगा जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्षों में, मान लीजिए किसी 4 लोगों का प्रशासनिक हम स्थानांतरण कर रहे हैं, 4 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है, तो उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया हो। अच्छा ठीक है, इसमें ये लिखा है कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी जिनने पहले लक्ष्य को निर्धारित प्राप्त किया है। ठीक है, यानी यदि किसी व्यक्ति का स्थानांतरण किया जा रहा है तो उसका आधार यह है कि उसने यदि यह कार्य किया है, 3 वर्ष के पहले अपना पूरा काम कर लिया है, अच्छे से उसका सीआर अच्छी, उसका परफॉर्मेंस अच्छी, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा 3 वर्ष की यदि पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया जाएगा, जरूरी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का निर्माण और नियामक स्वरूप में विभागों को छोड़कर अन्य विभाग में 3 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार नहीं बनाया जाएगा। न्यायालयीय निर्णय के अनुपालन में, गंभीर शिकायतों, रिक्त पदों की पूर्ति में भी इसका ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब यदि इन किसी कारणों से स्थानांतरण होना है तो ये सब ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर स्वयं के व्यय पर यदि कोई ट्रांसफर करा रहा है या म्यूचुअल ट्रांसफर, जैसे हमने आपको अभी बताया 2 प्रकार के ट्रांसफर है, प्रशासनिक और स्वयं के व्यय पर। तो स्वयं के व्यय पर जो ट्रांसफर है वो इस तरीके का है, स्वयं के व्यय पर स्वैच्छिक, एकल या परस्पर यानी म्यूचुअल ट्रांसफर। ठीक है, तो स्वयं के व्यय पर यदि कोई रिक्त पद हो रहा है तो जो जिस जगह पर जा रहा है, यानी कि एसटी का पद ट्रांसफर होकर दूसरे जिले में जा रहा है तो वहां पर भी एसटी के पद पर ही जाएगा और इस जगह पर कोई एसटी का व्यक्ति ही स्थानांतरण करके आएगा। और उन ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्वयं पे के व्यय पर रिक्त पद परस्पर किए गए स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग से जारी किए जाएंगे, है ना, हमने बताया था आपको, आगे देखने मिलेगा। स्वेच्छा से यदि कोई स्थानांतरण होगा तो शासकीय सेवकों के स्थानांतरणों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूर्ण किए गए थे, वही चीज है। फिर पति पत्नी के कंडीशन में वही जो हमने आपको बताया कि यदि पति पत्नी ट्रांसफर करा रहे हैं तो वहां पर नियम ध्यान रखे जाएंगे, रोस्टर का ध्यान रखा जाएगा कि वहां पर वह पद रिक्त हो, वहां पर उस पद की प्रशासकीय आवश्यकता हो। ठीक है, फिर गंभीर बीमारियों का है, शिकायती जांच के संबंध में है, दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में है, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को जिनके पति पत्नी पुत्र मानसिक निशक्तता, ऑटिज्म अथवा बहुआयामी निशक्तता से पीड़ित हैं उनको। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, अलग अलग मापदंड है। 40% से उससे अधिक कोई विकलांगता है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने दिया, आपने देखा ये है। किसी भी कंडीशन में जो स्थापना में स्वीकृत पद है उससे अधिक पद स्थापना नहीं की जाएगी, यानी कि अधिक पोस्टिंग नहीं की जाएगी। यदि मान लो 40 पद है तो 40 पद से ज्यादा की पोस्टिंग नहीं की जाएगी। ठीक है,
आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा पद रिक्तता का विनिश्चय करने का दायित्व विभाग के भारसाधक का हो। यानी आदेश जारी करने के पहले पूरी कैलकुलेशन करना, टोटल कितने पद हैं, कितने पोस्टेड हो गए, कितने ट्रांसफर किए जा रहे हैं, इस सब का कैलकुलेशन करने का जिम्मा किसका है? विभाग के अध्यक्ष का है, स्थापना का है। यदि कोई व्यक्ति किसी जिले में पहले से पदस्थ रह चुका है तो उसका स्थानांतरण वहां पर दोबारा सामान्य कंडीशन में नहीं होगा। यदि कोई उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में न्यूनतम स्थानांतरण किए गए हैं तो उस योजना में प्रति नियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण क्रियान्वयन विभाग की अनापत्ति के बिना नहीं किए जाएंगे। ठीक है। फिर जो तालिका है उस तालिका के हिसाब से कम लिंगानुपात वाले जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी। ठीक है, ये हो गई बेसिक सी बातें। 30 मई 2025 के बाद की गई ई ऑफिस में उल्लेखित स्थानांतरण निर्धारित अवधि के बाद जारी किए गए माने जाकर स्वमेव शून्य माने जाएंगे। यानी कि कोई भी आवेदन यदि ई ऑफिस के माध्यम से प्राप्त होगा या कोई आदेश प्राप्त होगा 30 मई के बाद तो वो स्वमेव शून्य माना जाएगा। ठीक है। स्थानांतरण के आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी और कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। और यदि किसी महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्य को निपटाने के लिए यदि कार्यमुक्त करने में कठिनाई होगी तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये आपने पूरी पॉलिसी पढ़ ली। ये बेसिक सी बातें हैं, इसमें सारे पत्रों का विवरण है। सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाएगी, अलग से नहीं। और सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही शासन ने निर्देश किया है कि किसी भी प्रकार का सभी प्रकार के अटैचमेंट को शून्य किया जाए और सभी की पदस्थापना उनके कार्यालयों में, उनके जो मुख्यालय है वहां पर किया जाए। ठीक है। इसके अलावा यदि किसी को कोई भी जैसे ये प्राप्त हो जाएगा स्थानांतरण का आदेश, जो भी होंगे उन सबको ये आदेश जो है psgad@mp.gov.in पर प्रेषित करना अनिवार्य है। ये थी आपकी ट्रांसफर पॉलिसी, ये है लिंगानुपात। ठीक है। ये हमने बात की स्थानांतरण पॉलिसी 2025। तो जैसा आपने देखा 29 अप्रैल को स्थानांतरण नीति लागू हुई। स्थानांतरण नीति के बाद 3 मई को इस तरीके का एक रोस्टर जारी हो गया और ये जो शिक्षा विभाग है उनके लिए ऐप और वेबसाइट भी जारी हो गई थी, है ना। उसमें ये बताया गया कि 6 से 16 तक आवेदन आएंगे। 20 मई तक आवेदनों की छटनी करके ऑनलाइन स्थानांतरण के आदेश जनरेट होंगे। और यदि कोई ऐसे अतिशेष शिक्षक हैं जिन्होंने स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प नहीं चुना है अथवा जिन्हें विकल्प नहीं मिल सका है, उनके प्रशासनिक स्थानांतरण 30 मई तक किए जाएंगे और भारमुक्ति 1 जून तक कर दी जाएगी। ठीक है। इस तरीके का कैलेंडर लगभग शिक्षा विभाग ने जारी किया, ऐसे कई विभागों ने अलग से भी जारी किए हैं। यानी कहने का उद्देश्य ये है कि हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए नहीं, पॉलिसी आ गई है। 1 तारीख को 29 तारीख को पॉलिसी आई है तो जरूरी नहीं है कि आप 4 को ही आवेदन करते हैं, 5 को ही आवेदन करते हैं। थोड़ा रुक लीजिए, देख लीजिए, पोर्टल समझ लीजिए, वेबसाइट समझ लीजिए, आपके शासन के प्रशासन का पत्र आ जाने दीजिए। जैसे ये देखिए आपके सामने जो अभी खुला, ये राजस्व विभाग का पत्र है। इन्होंने जो नीति आई है उसके अधीन होकर संविलियन नीति बनाई है। संविलियन नीति यानी कि पटवारियों का स्थानांतरण, क्योंकि पटवारी एक जिला स्तरीय पद है। ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत सारा पिछले 2 बार से जो नियुक्तियां हो रही है वो राज्य स्तरीय हुई हैं, तो संविलियन नीति की आवश्यकता थी ताकि हर व्यक्ति ये जो जिला स्तरीय कार्य है, जिला स्तरीय नौकरी है, उसमें लगभग अपने जिले में, अपने जिले के आसपास तो पहुंच सके। तो ये नीति लागू की गई, तो रोस्टर बनाया गया। तो घबराइए, हड़बड़ाइए बिल्कुल नहीं, आराम से नीति को पढ़िए, आराम से संविलियन को पढ़िए, अपने अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से, अपने सीनियर से, अपने स्थापना से चर्चा करें। ठीक है। और कहीं पर भी अनैतिक रूप से हड़बड़ाहट में कोई गलत कदम ना उठाएं। पिछली बार कई लोगों ने जल्दी जल्दी में गलत जिले भर दिए थे, जो बाद में बहुत पछताए, बहुत अखरा उन लोगों को। इसलिए आप ऐसा ना करें, आप पढ़ लें, पूछ लें, समझ लें, है ना। हमसे भी आप सहायता ले सकते हैं, हमें भी मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब पता है, हम भी आप ही लोगों से सीखते हैं। तो यदि कहीं पर कुछ आपको जानना समझना हो या हमें बताना हो तो हमें बताएं, हम और लोगों को तक सही जानकारी पहुंचा पाएंगे। ठीक है। तो ये आ गई है ट्रांसफर की पॉलिसी, संविलियन, पटवारी संविलियन नीति वर्ष 2025। इसमें कहा गया है कि जो पत्र आया है स्थानांतरण नीति का, उसकी कंडिका 2 के अनुक्रम में पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने से इस संबंध में पृथक से पटवारी संविलियन नीति लाई गई है। यानी कि पटवारी का पद जिला स्तरीय है, लेकिन जो नियुक्तियां हुई हैं 2 साल, पिछले 2 बार से 2018 और 2024 में, वो हुई है कैसे आपके इसमें राज्य स्तरीय। ठीक है। इसलिए इसको लागू किया गया। साथ ही सबसे पहली चीज जो बताई गई है, पहला पॉइंट जो बताता है वो ये बताता है कि इसके तहत जिन भी जो भी रिजल्ट 16 फरवरी 2024 को आए हैं, उनके पूर्व के जो भी नियुक्त पटवारी हैं वो संविलियन नीति के लिए आवेदन कर सकते हैं और बिल्कुल बेधड़क किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी बाधा प्रतिबंध नहीं है, कोई अलग से नियम कंडिका नहीं है। वो किसी भी कंडीशन में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण का आवेदन, मैं इस जिले में रहने वाला हूँ, मैं इस जिले में नौकरी कर रहा हूँ, मेरा घर इतने दूर है, इसलिए मुझे यहाँ नौकरी करने में समस्या हो रही है, कृपया कर मेरा स्थानांतरण मेरे गृह जिले में करने की कृपा करें।
ठीक है, अपनी गृह तहसील लिखना ना भूलें, ताकि जब आप वहां जाएं तो आपको गृह तहसील में समस्या ना हो, क्योंकि पटवारी को गृह तहसील में पदस्थापना नहीं मिलती है वर्तमान नियम अनुसार। बाकी तो इस बारे में स्थापना ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, है ना। तो गृह जिला में आप आराम से जा सकते हैं इसके तहत। कौन? जो 2024 के फरवरी 2024 के पूर्व के नियुक्ति वाले हैं, वो बिना किसी शर्त के। अब जो फरवरी 2024 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, उनके लिए ये नियम लागू होते हैं कि यदि पटवारी की पत्नी या पति शासकीय कर्मचारी है और एक ही जिले में पदस्थापना के मामले में आवेदन चाहा गया है, तो जिले में पटवारी की श्रेणी का पद रिक्त होना चाहिए। यानी कि यदि कोई पति है, वो जबलपुर में पोस्टेड है, और पत्नी जो है वो भोपाल में पोस्टेड है, मान लेते हैं, तो पत्नी जबलपुर में जा सकती है पति के पास स्थानांतरण करा के, बशर्ते जबलपुर में उस महिला का, उस कैटेगरी का वो पद रिक्त होना चाहिए, यानी कि उस श्रेणी का पद रिक्त होना चाहिए। फीमेल प्लस जनरल या एसटी या एससी या ओबीसी, जो भी कैटेगरी लागू होती है, या विकलांग है या सैनिक है ना, जो भी कैटेगरी लागू होगी उस कैटेगरी का पद वहां पर रिक्त होना चाहिए, आराम से स्थानांतरण हो जाएगा। सेम कंडीशन में पति पत्नी वाले जिले में जाना चाहता हो, जहां पर पत्नी पोस्टेड है, पत्नी काम कर रही है, तो उसके लिए भी सेम कंडीशन का सेम नियम लागू होगा। दूसरा है, यदि कोई, मतलब आप पहली कंडीशन तो पति पत्नी के लिए, अब इसके अलावा जरूरी नहीं कि शासकीय कर्मचारी हो पति पत्नी दोनों, मान लीजिए अब कोई एक, यदि सिर्फ शासकीय वो है, पत्नी जो है वो भर शासकीय कर्मचारी पटवारी है, पति प्राइवेट नौकरी करते हैं, पति बिजनेसमैन है, पति खेती करते हैं मान लीजिए, या पति दूसरे विभाग में है, उस कंडीशन में मतलब दूसरे विभाग मतलब प्राइवेट नौकरी में है, तो उस कंडीशन में यदि महिला विवाहित है, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता महिला है, तो उस कंडीशन में भी वो महिला आराम से स्थानांतरण का आवेदन कर सकती है, उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। प्लस यदि पटवारी को गंभीर बीमारी है, कैंसर, किडनी डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी से ग्रसित है और पटवारी श्रेणी का पद रिक्त है, तो उसका स्थानांतरण आराम से इस 2024 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, उनके लिए लागू होता है। तीसरा है म्यूचुअल, यानी कि जिसको बहुत सारे लोगों को जो डाउट था वो भी अब क्लियर हो गया है कि यदि आप 2024 के बाद के पटवारी हैं, अभी आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, तो भी आपके लिए ये पॉलिसी लागू होती है। आप इस पॉलिसी के तहत म्यूचुअल ट्रांसफर कराकर अपने गृह जिले में जा सकते हैं या गृह जिले के आसपास भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है, परेशान ना हो कि आपको जबलपुर से यदि भोपाल जाना है तो भोपाल और जबलपुर के बीच का ही कोई चाहिए, रायसेन का कोई मिल जाए तो चले जाइए, कटनी का सिवनी का कोई मिल जाए तो आ जाइए, है ना। इस तरीके से आसपास के जिलों में भी आप आ सकते हैं। कम से कम जहां 600 किलोमीटर दूर है वहां यदि 100 किलोमीटर की दूरी तक भी आप पहुंच पाए तो प्रयास करें। बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल जिले में ही आना है ना, ये विकल्प जरूर खुला रखें। इसके बाद अब आता है कंडिका 1.1, यानी कि जिन पटवारियों का संविलियन होता है उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति संबंधी कार्यवाही नवीन जिले में की जाएगी, यानी कि जिसकी प्रोबेशन जो है आपका दूसरे जिले में वहीं पर जाकर वैसा एज इट इज लागू हो जाएगा, जैसा अभी यहाँ चल रहा है वैसा वहां पर हो जाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर 1 साल का प्रोबेशन हो गया तो वहां पर बाकी के 2 साल आपको पूरे करने होंगे। इसके बाद पटवारी के संविलियन के उपरांत पटवारी की जो व्यक्तिगत नस्ती, जांच, दंड एवं विशेष दायित्वों के संबंध में जो जानकारी है वो पुराने जिले द्वारा नवीन जिले को भेजी जाएगी। पटवारियों की संविलियन करने की संख्या का निर्धारण जो है वो सामान्य प्रशासन की जो कंडिका 13 है, यानी कि 20% वाली, ठीक है, क्योंकि यदि किसी जिले में 15% लागू होगी, जैसे मान लीजिए 200 से 1000 पटवारी होंगे किसी जिले में, तो उनके लिए वो कंडीशन लागू होगी। ठीक है। ऐसे पटवारी जिनके खिलाफ कोई लोकायुक्त या आपराधिक प्रकरण चल रहा है तो वो अपात्रता की श्रेणी में आएंगे, उनका स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है। फिर आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो कि आयुक्त भू अभिलेख द्वारा आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। अभी कैसे ऑनलाइन होगी, तो ऑनलाइन में आप समझ लीजिए अभी तक जो कंफ्यूजन है लोगों को, अभी किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिसी प्रॉपर नहीं आई है, तो आप ये समझ लीजिए संविलियन सारा से ही एंटरटेन किया जाएगा। इसके लिए आपको सारा में ही फॉर्म भरना है। पिछले बार का जो सारा का संविलियन का वीडियो है वो हम डिस्क्रिप्शन पे डाले दे रहे हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। हम आपको भी एक बार उसको रन करके भी बता देते हैं उसमें कैसे क्या क्या करना है। बाकी जब नया आएगा तो नए ऑप्शंस के साथ आएगा, हम उसमें भी आपको एक बार बता देंगे। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में अपनी जो कैटेगरी है, जो आपका उपवर्ग है, जो आपकी श्रेणी है, उसको अच्छे से दस्तावेजों को उसको अच्छे से भरना है और उसके दस्तावेज भी संलग्न करने हैं। ऑफलाइन आवेदन अथवा कोई दस्तावेज इस संबंध में स्वीकार नहीं होंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप लोग अपने स्तर पे करना चाहे वो एक अलग बात है, बाकी ऑफलाइन कहीं पर भी कोई भी आवेदन अंतर जिला के लिए नहीं देना है। जिले से दूसरे जिले में यदि आप जा रहे हैं तो आपको कोई आवेदन नहीं देना है। ठीक है। जिले के अंदर आप यदि स्थानांतरण करा रहे हैं तो उसके लिए हम आपको आवेदन का प्रारूप अभी बता देते हैं। ठीक है। फिर संवीक्षा एवं विनिश्चय, जिले के पटवारियों के ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी व का इस नीति की कंडिका 1 व 2 के अनुसार सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा और आवेदन पत्रों की संवीक्षा उपरांत संविलियन हेतु पात्र अपात्र आवेदकों की सूची आयुक्त भू अभिलेख को भेजी जाएगी। ठीक है। फिर संविलियन आदेश राज्य शासन के अनुमोदन के से आयुक्त भू अभिलेख
मतलब CLR द्वारा जारी किया जाएगा आपका आदेश ट्रांसफर का, और जिस जिले में संविलियन चाहा गया है उस जिले में संबंधित वर्ग का रिक्त पद होना चाहिए, तभी संविलियन होगा। आरक्षण के प्रावधान और जिला आरक्षण रोस्टर के परिपालन में ही संविलियन, वही कि रोस्टर का ध्यान रखा जाएगा कैटेगरी के। फिर संविलियन स्थल पर पटवारियों द्वारा कार्यभार 15 दिवस, आदेश होने के 15 दिवस के अंदर आपको जाकर जो नवीन पदस्थापना वहां जाकर उपस्थिति देनी है, कलेक्टर को जाकर आप उपस्थिति देंगे, वहां पर आपकी पोस्टिंग गृह तहसील में नहीं की जाएगी। ठीक है। फिर संविलियन आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी। एक बार जो आदेश हो गया उसमें संशोधन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार मजाक मजाक में फॉर्म डाल दिया था और उनका ट्रांसफर अप्रूव हो गया था, तो बाद में वो लोग पछता रहे थे, कैंसिल कराते घूम रहे थे। ठीक है। या किसी धोखे से किसी ने आपका वो डाल दिया था ट्रांसफर, क्योंकि संविलियन का फॉर्म कोई भी डाल सकता है जिसके पास आपकी सारा की लॉगिन हो। तो कृपया कर अपने संविलियन के दौरान अपने सारा की लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज कर दें। ठीक है। फिर आवश्यक शर्तें हैं कि एक बार यदि किसी को जिला आवंटित हो चुका है तो उसको दोबारा परिवर्तन नहीं, पात्रता नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी नियुक्ति के बाद जिला परिवर्तन कर दिया है तो वह अब जिला परिवर्तन नहीं कर पाएगा। प्रशासनिक कारणों से किए गए संविलियन में ही पटवारी द्वारा नए जिले में पदभार ग्रहण करने पर उस जिले की संधारित सूची में पटवारी की वरिष्ठता की गणना उसके संपर्क में प्रथम, मतलब यदि प्रशासनिक कारण से यदि किसी का ट्रांसफर हुआ है तो ही उसकी वरिष्ठता सूची में जहां नियुक्ति दिनांक है वहीं पर आएगी। यदि वो स्वयं के व्यय पर जा रहा है तो वह शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों में उसकी वरिष्ठता तय की जाएगी। फिर यदि किसी पटवारी को जिला आवंटित हो गया है तो उसे उस जिले में अनिवार्यता उपस्थिति देनी होगी, आदेश निरस्त नहीं होगा। एक बार यदि आदेश हो गया तो जिले में स्वीकृत पदों से अधिक और आरक्षण नियमों के विपरीत कोई पदस्थापना नहीं होगी, और इस नीति के तहत किसी भी पटवारी का संविलियन विभागीय छानबीन, आवश्यकता एवं रिक्तियों के आधार पर तय किया जाएगा। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। आप बाद में किसी पे लांछन ना लगाएं, इसलिए शासन अंतिम निर्णय इसमें मान्य किया जाएगा। तो ये थी पटवारी की संविलियन नीति, जिसमें हमने आपको बताया कि पटवारी का ट्रांसफर किस किस कंडीशन में कैसे कैसे हो सकता है। अब हम आपको, जो हमारे पास 3 अलग अलग पोर्टल है, क्योंकि ये वीडियो हमने सभी के लिए बनाया है, तो हम एक बार सभी के जो मेन पोर्टल में ट्रांसफर के जो ऑप्शन है वो हम आपको एक बार डिटेल में बता देते हैं। तो जैसा कि आपने अभी तक देख लिया ट्रांसफर की नीति, ट्रांसफर की पॉलिसी, पटवारी का संविलियन, अब हम आपको बता दें बेसिक आवेदनों के बारे में। यदि मान लीजिए आप, वैसे आवेदनों की जरूरत नहीं है, आपने पत्र अच्छे से पढ़े, सब में ऑनलाइन ऑनलाइन लिखा है, सब ऑनलाइन ऑनलाइन करना है, कहीं कोई पत्र देने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई जाकर जीजूरी करने की, नमस्ते करने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप यदि शासन से नियमानुसार आवेदन कर रहे हैं, आपका पद वहां पर रिक्त है, आपके श्रेणी का, आपके वर्ग का पद वहां पर रिक्त है, तो आपका स्थानांतरण हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राथमिकता के आधार पर होगा, उसके लिए आप थोड़ा बहुत अपने स्तर पे आवेदन लगा सकते हैं, दस्तावेज लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं कि किस आधार पर आपका प्राथमिकता आपको मिलनी चाहिए। ठीक है। बाकी शासन नियमानुसार कार्रवाई करेगी। उसके बाद भी यदि आप जिला के अंदर कोई आवेदन कर रहे हैं तो ये आप इस तरीके के आवेदन आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला आवेदन हम आप देख रहे हैं यहाँ पर है, एक ही तहसील के अंदर यदि आवेदन करना हो तो हमको प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लगेगा। तो कलेक्टर महोदय को आवेदन दे रहे हैं, जिसमें हम द्वारा में सक्षम अधिकारी, यानी तहसील का अधिकारी है तो तहसील के अधिकारी, ब्लॉक के हैं तो ब्लॉक के अधिकारी, जनपद के हैं तो जनपद के अधिकारी, ठीक है, उनसे अप्रूवल कराकर आवेदन देंगे। आवेदन में हम कारण लिख देंगे, कारण में नीचे किस तहसील से किस तहसील में हमको आवेदन कराना है, ट्रांसफर कराना है, स्थानांतरण कराना है, वो लिख देंगे। यहाँ पर प्रार्थी का नाम, पद, मोबाइल नंबर, कर्मचारी संख्या और तहसील। दूसरे में प्रभारी मंत्री से मान लीजिए अनुमोदन कराना है आपको डायरेक्ट, या आप जाकर एक अपने पत्र में जो आप आवेदन दे रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं या ऑफलाइन आवेदन, क्योंकि ये ऑफलाइन देने पड़ेंगे आपको। जिले के अंदर जो भी आवेदन देने स्थानांतरण के, ये सारे ऑफलाइन ही जाएंगे। ठीक है। तो इनके लिए यही प्रोसीजर है जो आपके सामने दिख रही है, ये देखिए सेम प्रकार के आवेदन है। इसके बाद आता है तीसरा आवेदन। मान लीजिए स्वयं के व्यापार जो आवेदन है वो एक जिले से दूसरे जिले के लिए है। ठीक है। ये देखिए एक जिले, जिला जबलपुर से जिला नर्मदापुरम से जिला जबलपुर या नरसिंहपुर जाना है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी यदि आप चाहें तो इसको टाइप तो है ये, हम आपको वर्ड फाइल दे देंगे गूगल ड्राइव पे, आप देख लीजिएगा। तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसी आवेदन को अपलोड कर सकते हैं, किस जिले से किस जिले में जाना है। बहुत आराम से करें, कोई जल्दबाजी ना करें एक जिले से दूसरे जिले में जाने के चक्कर में। नहीं तो कई बार धोखे से लोगों ने दूसरे जिले भर दिए थे, फिर उनका वहां स्थानांतरण हो गया था, फिर निरस्त कराने के लिए परेशान होते फिरे थे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल गलती ना करें, बिल्कुल आराम से करें। हम बार बार यही निवेदन कर रहे हैं, हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं। जैसे आज 8 हो गई है तो अभी 15 तक भी आप आवेदन करेंगे तो भी आप सुरक्षित हैं। 14 तक करेंगे तो 1 दिन में आवेदन होता है, 1 मिनट में आवेदन होता है ऑनलाइन। ठीक है। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा ये स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर, ये देखिए इसमें कारण है परिवार बीमार, पत्नी बीमार, ठीक है, या परिवार से दूर, इस तरीके से पटवारी पद पर पदस्थ हैं उनके लिए अलग है। तो हर प्रकार के आवेदन हमने इसमें बना दिए हैं। जो भी कारण है शासन के, उन कारणों को मेंशन करते हुए हमने पूरा बना दिया। आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। अब जैसे कि यदि मान लीजिए आपको
स्थानांतरण को यथावत रखना है। ये देखिए यथावत रखना है। यथावत करना मतलब कि मान लीजिए आपका गलत ट्रांसफर हो गया, एक जिले से दूसरे जिले हो गया, आपने आवेदन नहीं भरा था, या मान लीजिए उस समय कोई और कंडीशन थी, आदेश होते होते कंडीशन बदल गई, तो यथावत रखने के लिए ये आवेदन है कि भाई उसको वापस ऐसे ही कर दिया जाए, जिससे कि आपका स्थानांतरण यथावत रखने से आप वहां पर काम कर सकें। ठीक है। इसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए, ये देखिए म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन है ये। एक जिले से मतलब आपका डिटेल और जहां पर सामने वाले का डिटेल, दोनों की डिटेल डालकर हम आवेदन दे रहे हैं। यहाँ पर दोनों के हस्ताक्षर है, दोनों का विवरण दे दिया आपने, और ये अनुमोदन के लिए चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए। फिर पति पत्नी वाला है, ये पत्नी वाला आवेदन है कि पति शासकीय कर्मचारी है, कहीं और पर पदस्थ है, या पति वाला आवेदन है कि पत्नी शासकीय कर्मचारी है, कहीं और पदस्थ है। ठीक है। एक आवेदन में जहां पर महिला है, महिला के रूप में एक आवेदन है। इस तरीके के सारे आवेदन हमने टाइप कर दिए हैं, आप इनमें से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर यह निरस्त करने के लिए, यदि मान लीजिए निरस्त करना आपको स्थानांतरण, तो उसके लिए है। फिर भार मुक्ति के लिए आवेदन है, आप अपने भार मुक्ति के लिए आवेदन दे रहे हैं कि हमारा स्थानांतरण हो गया, कलेक्टर महोदय से आप निवेदन कर रहे हैं कि उनको आपको भार मुक्त कर दिया जाए, तो भार मुक्ति के लिए आवेदन है। ठीक है। फिर ये भार मुक्ति के बाद ये उपस्थिति के लिए आवेदन है कि भाई हमको भार मुक्त कर दिया गया उस जिले से, अब हम आपके नवीन जिले में जाकर आप अपनी उपस्थिति दे रहे हैं कि हम कार्य के लिए या आदेश के पालन के लिए आपके जिले में उपस्थित हो गए। तो इस तरीके के आप आवेदन हमने सारे बना दिए। अपने हिसाब से आप इसमें और क्या चाहिए एडिट कर सकते हैं। हम गूगल ड्राइव पे सारे आदेश, सारी पीडीएफ डाल देंगे, आप उनको देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से उसमें सुधार कर लीजिएगा। ठीक है। और यदि कुछ और लगेगा तो हमको बताइएगा, तो हम उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अब हम आपको बता रहे हैं एक बार और बेसिक सी बात कि ऐप जो है, 3 प्रकार के ऐप अभी आए हैं, है ना। आने वाले दिनों में एक बार और स्पष्ट हो जाने दीजिए, 1-2 दिन और रुक जाइए, स्पष्ट हो जाएगा किस ऐप से पटवारियों को या किस कर्मचारी को किस से भरना है, वो भर सकते हैं। जैसे एजुकेशन पोर्टल 3.0 आया है टीचरों के लिए, है ना। कुछ लोग IFMIS से आया है, शासन द्वारा निर्देशित किया है, कुछ लोगों को HRMS से करना है। तो पटवारियों के लिए फिलहाल तो संविलियन ही है सारा से, फिर भी हम आपको तीनों ऐप एक बार बता देते हैं। ये है आपका IFMIS, यहाँ पर आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ये देखिए आपके सारे ऑप्शन इस तरीके से दिखते हैं। इसमें लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लाइट, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपकी पोस्ट की डिटेल आ गई। यहाँ पर आप अपना पेरेंट डिपार्टमेंट चुन लीजिए, है ना। आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो चुन लीजिए। जैसे हमने रेवेन्यू चुना, यहाँ पर हम CLR चुन लेंगे। ठीक है, ये देखिए CLR आ गया हमारा। ठीक है, ये CLR हमने चुना। ये CLR चुनने के बाद यहाँ पर हम डिपार्टमेंट चुन लेंगे। डिपार्टमेंट चुनने के बाद ऑफिस नेम, लोकल ऑफिस, इस तरीके से हमको जहां ट्रांसफर चाहिए, जैसे जैसे हम ये रेवेन्यू चुन रहे हैं, तो यहाँ पर तो हल्का तक की जानकारी आ रही है, हमको किस हल्के में ट्रांसफर चाहिए हम वो भी डिटेल डाल देंगे, है ना। सेम इसमें 3 प्रकार के विकल्प हैं, हम चाहे तो एक ही भर सकते हैं क्योंकि एक ही में स्टार लगा हुआ है, यहाँ तक कंपलसरी है। इसके बाद छोड़ भी देंगे आप तो ऑटोमेटिकली आवेदन भर जाएगा। यहाँ पर कोई PDF अपलोड करनी हो आपको संबंध में, आवेदन के संबंध में, वो आप भर सकते हैं। लेकिन जब तक शासन का निर्देश ना हो इससे भरना है आवेदन, तब तक इससे आवेदन ना भरें। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका IFMIS। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं HRMS की जो वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यस और नो। यदि आप IFMIS कोड है तो यस, और नहीं है तो नो कर देंगे। नो करेंगे तो वो आपसे डिटेल मांगेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, बेसिक, कहाँ कहाँ पोस्टेड है, परमानेंट एड्रेस, फिर फर्स्ट पोस्टिंग, करंट पोस्टिंग, फिर OTP डाल के आगे की डिटेल। ठीक है, यस कर देंगे आप जैसे ही। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना एम्प्लॉय ID डालेंगे, मान लीजिए हम अपनी एम्प्लॉय ID डाल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये एम्प्लॉय ID डाली, ये देखिए ये आ गई डिटेल, हमारी डिटेल आ गई। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट एड्रेस आ गया, हमारी प्रेजेंट पोस्टिंग, करंट पोस्टिंग आ गई। OTP डाल के हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारी आगे हमको कहाँ जाना है उसकी डिटेल आ जाएगी, और ये फॉर्म किसको जाकर फॉरवर्ड हो रहा है, किसको फॉरवर्ड करना है, किससे संपर्क करके अपना अनुमोदन करवाना है, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 2 हमने पोर्टल बता दिए। एक पोर्टल और है, हम आपको बताते हैं सारा का, जो पटवारियों के लिए होता है हालांकि, है ना। इस पे हम अपनी लॉगिन कर देते हैं 3349, ये हमने लॉगिन किया। यहाँ पर ये देख रहे हैं पटवारी संविलियन का ऑप्शन, संविलियन पे क्लिक किया हमने। अभी ये देखिए लास्ट डेट इज पास्ड टू सबमिट दी एप्लीकेशन, ये बता रहा है। ये 1-2 दिन में करेक्ट हो जाएगा और लाइव हो जाएगा। ठीक है, तब तक हम आपको इसका जो पिछले साल वाला वीडियो वो दिखा देते हैं एक बार। ये संविलियन का वीडियो है, ये हमारा संविलियन का वीडियो है। ठीक है, ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आप जैसे ही जाएंगे, ये देखिए ये सारा हम लॉगिन करेंगे आप, ये संविलियन का ऑप्शन आता है। यहाँ पर नए नाम, बेसिक डिटेल, वर्तमान पदस्थापना, पदस्थापना जिले में आवंटित कार्य के संबंध में जानकारी, ऑफिस में है, निलंबन है, ठीक है, उसकी जानकारी मिल जाएगी। फिर चाहेगा स्थानांतरण की जानकारी भरते हैं हम इसके नीचे। ये देखिए ये वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर 3 जिले हैं, लेकिन यदि किसी को एक ही जिले में जाना तो एक ही जिला भरिए, बाकी में क्लिक मत करिएगा, एक ही जिले पे भर दीजिए। फिर
पहले इसमें पदस्थ थे क्या, स्थानांतरण का कारण, तो वो सारे कारण रहेंगे जो आपकी नीति में है। यदि आप नीति में है और अन्य है तो अन्य लिख देंगे आप, ठीक है। जैसे इस बार सिर्फ 2024 के बाद वालों के लिए, फरवरी 2024 वालों के लिए कारण है, बाकी तो आप किसी भी कंडिका के तहत आवेदन कर सकते हैं। कोई जांच तो नहीं चल रही, कोई आपराधिक लोकायुक्त का कोई केस लंबित तो नहीं है, ठीक है। संविलियन म्यूचुअल का आवेदन, यदि म्यूचुअल का आवेदन है तो उसका डिटेल, उसकी आवेदन या उसकी वेबसाइट आईडी यहाँ पर भरनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही भरेंगे ओटीपी के माध्यम से इसको अप्रूव कर देंगे तो ये आवेदन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये कारण ऐसे कारण आ जाएंगे और ये आवेदन यहाँ पर हम भरेंगे तो ये भर जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर का एप्लीकेशन हमने अपलोड कर दिया, ये देखिए ये चला गया और इस तरीके से ट्रांसफर का आवेदन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से आपका आवेदन हो जाएगा और यहाँ पर जिले में पदस्थापना वगैरह की डिटेल भर जाएगी। तो ये ट्रांसफर का आवेदन आपने देख लिए, ट्रांसफर के फॉर्मेट्स आपने देख लिए, ट्रांसफर की नीति आपने समझ ली। अब आप आराम से 1-2 दिन रुक जाएं, प्रॉपर आदेश का वेट कर लें, प्रॉपर आ जाने दीजिए सब कुछ, उसके बाद आप भी ट्रांसफर का आवेदन करें और ट्रांसफर करवा लें। कहीं भी सबका आवेदन होगा, सबका ट्रांसफर होगा, बस प्राथमिकता के आधार पे होगा। घबराएं हड़बड़ाएं बिल्कुल नहीं, किसी की बातों में ना आए, किसी के पीछे ना जाएं, आप नियमानुसार चलें, आपका स्थानांतरण जरूर होगा। कोई समस्या हो, कोई समाधान हो, कोई मार्गदर्शन हो, कोई सहयोग हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम और लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर जल्दी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।